नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस मैथ की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने कल वाला सारा काम कर लिया होगा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th मैथ्स की एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। समझने के लिए इसके पीछे बहुत कुछ है, करने के लिए तो 2 लाइनों में भी हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप इसको समझने की कोशिश करना कि ये कहना क्या चाहता है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है किसी भी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन अधिकतम स्तंभों की संख्या बताइए जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कभी परेड देखी है? आपके स्कूल में जब प्रेयर होती है तो डीपी सर उस समय में लाइन बनवाते हैं ना, हमेशा कहते हैं कि लाइनों को बराबर कर लो। या आपने 26 जनवरी का परेड देखा हो या फिर आपने 15 अगस्त का परेड देखा हो, तो जब भी परेड होती है सारे के सारे लोग इक्वल नंबर में खड़े होते हैं लाइनों में, है ना। अगर एक लाइन में 50 लोग खड़े हैं तो उससे अगले वाले में भी 50 होंगे, उससे अगले वाले में भी 50 होंगे, उससे अगले वाले में 50 होंगे। जैसे कमांड होती है सारे लोग एकदम से हाथ ऊपर उठाते हैं, एकदम से सारे हाथ नीचे उठाते हैं और बहुत बढ़िया सिमेट्री बनता है और परेड जो है वो बिल्कुल सही तरीके से होती है। ऐसा होता है ना। अब ऐसा तो नहीं है भी एक लाइन के अंदर 50 लोग खड़े हैं, एक के अंदर 30 लोग खड़े हैं, एक के अंदर 20 लोग खड़े हैं, जो कहता है हाथ उठाओ तो पीछे तक ज्यादा हाथ दिखते हैं और आगे हाथ कम दिखते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो कहने का मतलब है अगर परेड को सही तरीके से करवाना है तो सारे के सारे लोगों को लाइन के अंदर एक संख्या में इकट्ठे खड़ा होना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या कहता है? आपसे कहते हैं 32 आर्मी के बैंड वाले लोग हैं, बैंड वाले लोग ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 करते 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 कितने? 32। ऐसे 1 से लेकर 32 तक आर्मी बैंड वाले लोग हैं। बैंड वाले लोग का मतलब क्या है? किसी के हाथ में छिनखिनासा है, किसी के हाथ में ढोलक है, किसी के हाथ में तबला है, किसी के हाथ में बांसुरी है, तो ऐसे करके बजाते हुए जा रहे हैं। अब ये जो 616 लोग हैं, इन 616 लोगों को इनके पीछे खड़ा करना है, इनके पीछे खड़ा करना है। ठीक है, और इस तरीके से खड़ा करना है कि हर एक लाइन के अंदर सेम नंबर ऑफ जो पर्सन है वो आने चाहिए, तभी जाके परेड जो है वो सही तरीके से होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? 1 से लेकर 32 तक के आर्मी बैंड वाले लोग हैं, 616 लोगों को इनके पीछे चलाना है और चलाना इस तरीके से है कि हर एक लाइन में बराबर बराबर लोग खड़े हों, तभी परेड जो है वो सही होगी। ठीक है जी, ये छोटा सा होमवर्क मैंने पहले से करके रखा है, आपको नहीं करना है। ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए है। पेपर में जब सवाल आएगा कैसे करना है वो मैं इसके बाद बताऊंगा। पहले आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो भाई 616 लोगों को 32 लोगों के पीछे मुझे खड़ा करना है। मैंने क्या किया? 616 को सबसे पहले 32 से भाग करके देखा। जब मैंने 616 को 32 से भाग करके देखा तो मेरे पास आया 19.25। कहने का मतलब एक लाइन के अंदर 19.25 लोगों को खड़ा करेंगे। अब आपको पता है जो लोग होते हैं वो कभी पॉइंटों में तो होते नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता ना 19.25 लोग जो है वो पहले नंबर वाले बंदे के पीछे खड़े होंगे, ऐसा तो है नहीं। तो कहने का मतलब मैंने ऐसे ना ग्रुपिंग कर रखी है इसके बीच में कि 32 आएगा तो क्या होगा, 31 के पीछे खड़ा करेंगे तो क्या आएगा। तो कहने का मतलब जो है इसका जो आंसर है वो ऐसा नहीं हो सकता कि पहले के नीचे 19.25 लोग खड़े कर दें, दूसरे के नीचे 19.25 लोग खड़े कर दें। ऐसा थोड़ी एक बंदे को चौथा हिस्सा काट के इसके पीछे खड़े कर देंगे, भाई बंदा तो पूरा ही खड़ा होगा। तो कहने का मतलब है जितने भी पॉइंट वाली चीजें हैं ना, जितनी भी पॉइंट वाली चीजें, जैसे ये है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ऐसे ये भी पॉइंट में आ रहा है तो आंसर नहीं हो सकता, ये भी पॉइंट में आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद ये आंसर हो जाए। चलो अब इसकी बात करते हैं कि ये वाली जो चीज है वो आंसर में आएगी या नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है? 616 लोगों को 28 लोगों के पीछे हम लोगों को चलाना है, यही मतलब है। तो चलो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 से लेके कहां तक चले गए? 28 तक चले गए, ऐसा ही है। अब मैंने क्या किया, 1 से लेके 22 लोग यहां खड़े हो गए, 1 से लेके 22 तक यहां खड़े हो गए, 1 से लेके 22 तक यहां खड़े हो गए और 1 से लेके 22 तक यहां खड़े हो गए। तो टोटल मिला के 616 लोग इन 28 लोगों के पीछे खड़े हो गए। ठीक है, तो 616 की सेटिंग तो बिल्कुल सही होगी। लेकिन ये वाले जो लोग हैं वो कितने लोग हैं? 32 लोग थे, 32 थे ना, 28 तो यहां खड़े हो गए, बाकी 4 रह गए। अब उन 4 को भी इनके बीच में खड़ा करना पड़ेगा। जब मैं उन 4 लोगों को इनके बीच में खड़ा करूंगा तो एक यहां पे आ गया, एक यहां पे आ गया, एक यहां आ गया, एक अगले में आ गया।
तो अब क्या होगा, इस वाली लाइन में टोटल मिला के 24 लोग आ गए, इस वाली लाइन में 24 आ गए, इस वाली में भी 24 आ गए, इस वाली में भी 24 आ गए। इनमें बात करूंगा तो मेरे पास आएंगे 23 23 23 23 23 लोग। तो सिमेट्री बिगड़ जाएगा क्योंकि यहां तो 24 है ना, एक ऊपर ये खड़ा और 23 इसके पीछे ये है, ऐसे एक ऊपर ये खड़ा, 23 इसके पीछे और खड़े। तो कहने का मतलब पहली 4 लाइनों में तो 24 24 लोग आएंगे, लेकिन उसके बाद जितने हैं सारी लाइनों में 23 23 लोग आएंगे। इसका मतलब सिमेट्री खराब हो जाएगा, और अगर सिमेट्री खराब हो जाएगा तो सीधी सी बात यह है कि इसका आंसर जो है वो 28 नहीं हो सकता है ना, क्योंकि समान संख्या में होने चाहिए ना सारे के सारे। तो कहने का मतलब इसका आंसर 22 तो नहीं आएगा। अब देखो 27 से पॉइंटों में आ रहा है, ये आंसर तो वैसे नहीं आएगा। 26 से पॉइंटों में आ रहा है, ये भी आंसर नहीं आएगा। 25 से पॉइंटों में आ रहा है, आंसर ये भी नहीं आएगा। 24 से पॉइंटों में आ रहा है, ये भी नहीं आएगा। 23 से पॉइंटों में आ रहा है, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद अगली जो कारिस्तानी हमारे पास है वो है 616 को जब मैं 22 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर 28 आ रहा है। इसका मतलब जो मेरा आंसर है वो 22 हो सकता है। इसका मतलब है जो मेरा आंसर है वो 22 हो सकता है। देखते हैं, चलो इसको करके देखते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। अब देखो, मैंने यहां तक 22 तक लोग ले लिया, 1 से लेके 22 तक, 1 से लेके 22 तक आर्मी बैंड वाले लोगों को खड़ा कर दिया। अब हर एक के पीछे कितने लोगों को, 28 लोगों को खड़ा करना है। 1 से लेके 28 तक यहां पे, 1 से लेके 28 तक यहां पे, 1 से 28 तक यहां पे, ऐसे ही 1 से लेके 28 तक यहां पे। तो 616 लोग तो सारे के सारे कवर हो गए। अब थे 32 लोग, उन 32 में से 22 लोग यहां खड़े हैं। अब कितने रह गए, 10 लोग। जब मैं 10 लोगों को खड़ा करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहली 10 लाइनों में 30-30 लोग होंगे। पहली 10 लाइनों में 30-30 लोग होंगे। उसके बाद जितनी भी आगे 12 लाइनें बची है, हर एक के बीच में कितने कितने लोग होंगे, 29-29 लोग होंगे। तो सिमेट्री फिर से खराब हो जाएगा क्योंकि इसमें तो 30 आ रहे हैं और इसमें तो 29-29 लोग आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है इसका जो आंसर है वो हमारा 22 भी नहीं हो सकता, 22 भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि 22 से समस्या क्या होगी, 28 ये है, 29 ये 30, तो इस वाली लाइन में 30 लोग, इसमें भी 30 लोग, इसमें भी 30 लोग, इसमें भी 30 लोग, लेकिन आगे आने वाली 12 लाइनों में 29-29 लोग हैं। सिमेट्री खराब हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है हमारा आंसर 22 नहीं हो सकता है। चलो 21 पॉइंट में नहीं हो सकता, 20 भी पॉइंट में नहीं हो सकता, 19 भी नहीं हो सकता, 18 भी नहीं हो सकता है, 17 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा। हमारा जो आंसर है वो शायद 14 हो सकता है। अब 14 की बात देख लेते हैं, 14 होगा या नहीं होगा। हमने क्या किया, हम लोगों ने इसको 1 से लेके 14 तक लिख दिया, 1 से लेके ये 14 तक। अब कितने लोग आ सकते हैं, 44 लोग। तो भैया जी यहां तक ले लिया, 44 लोग यहां पे आ गए, 44 लोग यहां आ गए, 44 यहां आ गए, 44 यहां आएंगे, जाते जाते 44 लोग यहां आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये 616 लोग तो यहां पे खड़े हो गए। अब टोटल मिला के कितने लोग हैं, 32, 14 यहां आ गए, तो 32 में से 14 चले जाएंगे, तो भैया जी कितने बचेंगे, 18 बचेंगे। अब इन 18 लोगों को इनके पीछे फिर से खड़ा करना है। चलो 1 2 3 4 करते करते 14 लोग तो यहां पे आ गए, 14 लोग आ गए ना। तो अब एक लाइन में कितने लोग हैं, 44 ये है, 45 और 46, तो एक लाइन में 46 लोग हो गए। लेकिन समस्या ये है कि 14 को आगे अब बच 4। अब जब मैं इन 4 लोगों को खड़ा करूंगा तो 1 1 1 1 ऐसा बन जाएगा ना। तो ये वाली लाइनें फिर बिगड़ जाएंगी क्योंकि इसमें एक एक बंदा फालतू आ जाएगा। 46 तो पहले थे, तो पहली 4 लाइनों में 47 लोग होंगे और उसके बाद वाली लाइनों में जो है वो 46 लोग होंगे। तो कहने का मतलब जो हमारा आंसर है वो 14 भी नहीं हो सकता। 14 तो आएगा ही नहीं क्योंकि फिर 4 लोगों की वजह से सिमेट्री खराब होगा। 12 जो है वो आंसर नहीं आ सकता, पॉइंटों में है। इसका आंसर 11 हो सकता है, देखना पड़ेगा होगा या नहीं होगा। देखो 1 2 3 4 5 से लेके कहां तक है, 11 तक। एक लाइन में कितने लोगों को खड़ा करना है, 56 को, तो 56 यहां आ गए, 56 यहां आ गए, ऐसे ही 56 यहां पे आ गए। अब टोटल मिला के लोग हैं कितने, टोटल मिला के हमारे पास 32 लोग थे, तो 11 लोग तो यहां पे आ गए। अब कितने बचे, 20 में से एक एक लोगों को मैंने फिर से यहां खड़ा कर दिया, तो कितने बच गए, 9 लोग बच गए। अब 9 लोगों को जब मैं यहां खड़ा करूंगा तो लास्ट वाली 2 लाइनों में एक एक बंदा कम आएगा, लास्ट वाली 2 लाइनों में एक एक बंदा कम आएगा। इसका मतलब फिर से सिमेट्री खराब हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो इसका आंसर है वो 11 भी नहीं आ सकता। अगले वाला पॉइंट्स में है, ये तो वैसे ही नहीं आ सकता। ये वाला पॉइंट्स में है, ये तो नहीं आ सकता। अब हम लोग 8 को देखते हैं, क्या जो इसका आंसर है, इसका आंसर क्या 8 आ सकता है। ठीक है, तो अब इसको देखिए क्या इसका आंसर जो है वो 8 आ सकता है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही होगा। एक लाइन में कितने लोगों को खड़ा करना है? 70 लोगों को। चलिए 77 यहां हो गए। ऐसे ही यहां पे भी 70 लोग आ गए। ऐसे ही यहां पे भी कितने लोग आ गए? 70 लोग आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 70 लोग यहां खड़े हो जाएंगे। अब हमारे पास टोटल मिला के आर्मी बैंड वाले कितने? 32। 32 में से 8 यहां आ गए। अब टोटल मिला के कितने रह गए? 24 रह गए ना। अब आप क्या करोगे? 3 लोगों को यहां खड़ा कर दो, 3 लोगों को यहां खड़ा कर दो और 3 लोगों को यहां खड़ा कर दो। 3 6 ऐसे करते करते 8 तक रहेंगे तो 24। तो ये 24 के 24 लोग जो है वो अब इसके नीचे आ गए यहां पे। तो अब एक लाइन में कितने लोग हैं? देखो 70 ये हैं, एक ऊपर वाला 78, 78 और 3 कितना हो गया? 81। तो एक लाइन में 81 लोग, अगले वाली लाइन में फिर से 81 लोग, ऐसी जो लास्ट वाली लाइन है उसमें फिर से कितने लोग आएंगे? 81 लोग आएंगे। ऐसे ही है ना। तो कहने का हर एक के अंदर इक्वल इक्वल नंबर ऑफ पर्सन आ गए। तो जब बराबर बराबर आ गए, अब जो परेड है वो बिल्कुल सही तरीके से होगी। इसलिए जो हमारा आंसर आएगा कितना? 8। इस तरह ऐसे ऐसे कितने रोज बन सकती है? ऐसे ऐसे हमारे पास 8 लाइनें बनानी पड़ेगी और हर एक लाइन के अंदर हम लोगों को कितने लोगों को खड़ा करना पड़ेगा? 4 तो बैंड वाले हैं और उनके पीछे जो 70 हैं वो आर्मी वाले लोग हैं। समझ में आ गया? तो ये तो जो था वो इसका मैनुअल तरीका था। अब हम इसको सही तरीके से समझते हैं। यह ना, ये तो समझने के लिए था सिर्फ आप लोगों की कि हम लोगों ने इसको कैसे किया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। वो तो समझाने के तरीके से था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब पेपर में आएगा तो इस क्वेश्चन को कैसे करना, वैसे तो नहीं करेंगे, उससे तो बहुत समय लग जाएगा। तो करना कैसे है? आप यहां लिखेंगे आर्मी वाले सदस्यों की संख्या। आर्मी वाले सदस्यों की संख्या, जो आर्मी वाले सदस्य हैं वो कितने हैं? वो है टोटल मिला के 612। अब आप लिखोगे आर्मी बैंड वाले सदस्यों की संख्या। आर्मी बैंड वाले सदस्यों की संख्या वो कितनी है? वो है 32। अब आप लिखोगे अधिकतम स्तंभों की संख्या। अधिकतम स्तंभों की संख्या। अधिकतम स्तंभों की संख्या जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, वो कितने मार्च कर सकते हैं? अब देखो, हम आपको सेकेंड एक्सरसाइज में जाके पढ़ाएंगे कि जो एचसीएफ होता है उस एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो कहने का मतलब है जिस भी सवाल में हमारे पास अधिकतम लिखा होगा वहां पे आप लोगों को उसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। और आप देखना इसका आंसर बिल्कुल वही आएगा जो हम पहले निकाल रहे थे। ठीक है, तो आप इसको लिख देना अधिकतम, इसकी संख्या बराबर है एचसीएफ किस किस का निकालना है? 616 का और 32 का। तो 616 और 32 का जितना एचसीएफ होगा वो स्तंभों की संख्या आएगी। तो कल हमने सिखाया था। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? 616 बड़ा है, तो 616 को रखा बाहर बीच में और 32 को रखेंगे बाहर। अब 32 को अगर मैं 2 से गुना करूंगा तो 32 दूनी कितना आएगा? 64। अब 64 तो 61 से बड़ा होता है, इसके नीचे नहीं जा सकता, तो किससे जाएगा? 1 से जाएगा। 1 से जाएगा, जा 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 32 से। तो 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2 और इसको मैं लिखूंगा तो कितना आएगा? 6। कोई समस्या नहीं, आगे चलते हैं। ये 32 है, ये 29 है। आप खुद सोच के देखो, 3 निमा 27 आसपास जाएगा इसके। तो 32 को 9 से करके देखो, 9 दूनी 18, 1 9 27 और ये कितना हो गया? 28। इससे कम में जा सकता है इसके नीचे, तो हमने इसको लिख दिया 9 से जाएगा तो ये आएगा 288। 16 में से 8 गया 8, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0। तो कहने का मतलब जो इसका शेषफल है वो क्या बचेगा? 8 बचेगा। कल हमने आपको सिखाया था, आप इसको ऐसा लिख लेना 616 बराबर है 32 गुना में 19 जमा में 8। और आप इसको लिखोगे यहां पे जो शेषफल है उसका मान 0 नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? 8 को 32 से भाग करेंगे, 32 को 8 से भाग करेंगे तो 8 चौके 32, ये तो पूरा पूरा भाग हो गया। और मैंने कहा था जहां पूरा पूरा भाग हो जाता है वहां सवाल खत्म हो जाता है। और उस समय में जो भाजक होता है वो क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ कितना है? 8 है ना। तो आप क्या लिखोगे? 32 बराबर है 8 गुना 4 जमा 0।
r का मान 0, ठीक है, लिख देना। शेषफल 0 है, शेषफल 0 है, अतः यह प्रक्रिया यहां समाप्त हो गई, अतः यह प्रक्रिया यहां समाप्त हो गई। इसलिए जो ये वाली प्रक्रिया है वो यहां पे क्या हो गई, समाप्त हो गई, ठीक है। इसलिए जो एचसीएफ है वो कितना है, 8 है। इसलिए जो स्तंभों की संख्या है वो कितनी है, 8 है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मैन्युअली करके दिखाया था, उसके आंसर अंदर भी जो आंसर था वो 8 था, ठीक है। तो ये पेपर में आपको ऐसे करके आना है, पिछले वाले तरीके से नहीं करना। पिछले वाला तरीका जस्ट आपको ये फीलिंग दिलवाने के लिए था कि सवाल क्या है और हम लोगों को इसके बीच में क्या करना है। भाई 32 लोगों के पीछे 616 लोगों को चलाना है और इस तरीके से चलाना है कि अधिकतम से अधिकतम स्तंभों की संख्या बताइए जिसके अंदर दोनों के दोनों बराबर संख्या के अंदर क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं, परेड अच्छे से हो सकती है, ठीक है। तो कुछ नहीं किया, एचसीएफ निकाला, बिल्कुल सेम टू सेम कल की तरह है जैसे हमने कल निकाला था, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए फिर आगे, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लेकिन आसान है, थोड़ा सा टिकाई से तसल्ली से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। शुरू में एक आधी बार थोड़ा तकलीफ होगा लेकिन लिखेंगे ना, एक दो बार लिखने के बाद ऐसा लगेगा अच्छा ये था क्या, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। ये क्वेश्चन आपको तब आएगा जब आपने ये आइडेंटिटी पढ़ रखी होगी, है ना, फॉर्मूला पढ़ रखा, हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था, अपनी 9th क्लास में पढ़ा था, a जमा b की शक्ति 2, तो हमें मालूम है a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2 और जमा में 2ab, ऐसा ही था। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आएगा तो हम लोगों को कैसे करना है, आप ऐसे लिखोगे, माना a कोई भी धनात्मक पूर्णांक है ना, हमने ऐसा मान लिया कि जो a है ना, a वो कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब मैंने आपको सिखाया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भाग के साथ डील करती है। हम क्या करेंगे, a को भाग करेंगे। अब किससे भाग करेंगे, हमने आपको सिखाया था जो भी क्यू के साथ लिखा होता है या m के साथ लिखा होता है उससे भाग करना होता है। तो या तो 3 लिखा, 3 से भाग करा दो। अब जब मैं इसको 3 से भाग कराऊंगा मुझे पक्का पता है कुछ ना कुछ भागफल आएगा और कुछ ना कुछ शेषफल आएगा, है ना। आप कहोगे सर ऐसे कैसे पता, आप मुझे a का मान बता दो। मान लो मैंने a की जगह 13 रख दिया तो आप बोलोगे 3 चौके 12, तो q का मान 4, r का मान 1। जब तक a ही नहीं पता तो हम qr कैसे बता सकते हैं, लेकिन इतना पता है कि qr आएगा। अब आपको मालूम है ना क्या होता है, भाज्य बराबर था भाजक गुना भागफल और जमा में क्या आएगा, शेषफल, ऐसे था। अब मुझे देख के बताओ इसमें भाज्य कौन है, भाज्य तो a है, भाजक कौन है 3, भागफल कौन है q और शेषफल कौन है r, ऐसे तो होगा ना। अब अपने को ये देखना है r का मान क्या क्या आ सकता है। मैंने आपको सिखाया था हमेशा जो भी नंबर यहां लिखा होता है उससे एक कम तक आ सकता है। इसका मतलब r का मान या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा, 3 तो आ नहीं सकता क्योंकि 3 आएगा तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, ठीक है। चलो r की जगह पे जब मैं 0 लगाऊंगा तो a का मान आएगा 3q जमा 0, तो कितना हो गया, 3q हो जाएगा। अगर मैं r की जगह पे 1 लगा दूं तो a का मान कितना हो जाएगा, 3q जमा 1 हो जाएगा। अगर मैं r का मान 2 लगा दूं तो a का मान हो जाएगा 3q जमा में 2। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाई है, 3 से भाग किया, कुछ ना कुछ भागफल आएगा, कुछ ना कुछ शेषफल आएगा। इस r का मान जो है वो इस 3 से थोड़ा सा कम हो सकता है, 1 कम तक, तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हम लोगों को इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, वर्ग करना है।
और वर्ग करके दिखाना है कि इसका आंसर ऐसा ऐसा दिखेगा। तो एक एक करके शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया, मैंने मान लिया कि a का जो मान है ना, a का मान वो कितना है 3 क्यू है ना, a का मान कितना है 3 क्यू। अब इसका वर्ग करेंगे, तो जब मैं इसका वर्ग करूंगा तो a का वर्ग हो जाएगा, इसको लिखूंगा 3 क्यू का वर्ग। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, क्यू का वर्ग करेंगे तो क्यू का वर्ग हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है। अब आप क्या करोगे, 3 को बाहर निकाल लो और इसको बीच में लिख लो 3 क्यू की शक्ति 2। 3 को बाहर निकाल लो और इसको बीच में लिख लो 3 क्यू की शक्ति 2। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? मैं बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूं। अब आपको मालूम है जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, ये सारे धनात्मक पूर्णांक हैं। हमने क्या कहा था, क्यू का मान इसमें से कोई भी एक आएगा, क्यू का मान इसमें से कोई भी एक आएगा, जो भी आपका मन करता आप ले लो। मान लो मैंने कहा क्यू का मान ना 2 आएगा, आप 3 ले सकते हो, आप 4 ले सकते हो, आप 5 भी ले सकते हो, जो मन करे वो ले सकते हैं। मेरा इंटरेस्ट ये देखने में कि 3 क्यू की शक्ति 2 क्या बनेगा, तो मैंने इसको लिखा 3 क्यू की शक्ति 2। जब मैं इसको लिखूंगा तो आएगा 3 2 की शक्ति 2। मैं इसको लिखूंगा 3 गुना 4, और जब मैं इसको लिखूंगा तो क्या आएगा 12। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो 12 है क्या वो इसके बीच में नहीं बैठा होगा? बिल्कुल बैठा होगा। जो 12 है क्या वो इसके बीच में नहीं होगा? आएगा, 11 से अगला 13 से पिछला, यही तो मतलब है। तो कहने का मतलब अगर क्यू कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है तो पक्का है 3 क्यू की शक्ति 2 भी एक धनात्मक पूर्णांक आएगा। अगर इसका मान 2 आ रहा है तो इसका मान 12 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने इस वाले 3 क्यू की 2 की शक्ति की जगह हमने यहां पे लगा दिया m, ठीक है। और आप यहां लिख देना m जो है ना, m जो m है वो किसके बराबर है, 3 क्यू की शक्ति 2 के, और लिख देना नया पूर्णांक, नया पूर्णांक होगा, और बीच में लिख देना प्लस वाला, पॉजिटिव पूर्णांक होगा। ये समझ में आया मैंने क्या बोला? बिल्कुल आसान सी चीज है। अगर क्यू का मान इसमें से कोई ना कोई एक है, अगर क्यू पूर्णांक है, मान लो 2 है, तो 3 क्यू की शक्ति 2 भी एक पूर्णांक होगा, इसके बीच में से कहीं ना कहीं बैठा होगा। इस तरह 3 क्यू की शक्ति 2 की जगह पे हम m लिख सकते हैं। m जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक है। समझ में आ गया? कोई समस्या नहीं है, एक दो बार लिख के देखना, समझ में आएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है a का जो मान है वो है 3 क्यू जमा 1। अगले वाला मान क्या है, 3 क्यू जमा 1। अब हमें क्या करना है, इसका वर्ग करना है। जब मैं इसका वर्ग करूंगा तो a का वर्ग मेरे पास बराबर आएगा 3 क्यू जमा 1 की शक्ति 2। कर सकता हूं ऐसे। अब a जमा b की शक्ति 2 बताओ किसके बराबर होता है, a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2 जमा में 2 गुणा a गुणा b, ऐसा आएगा। बिल्कुल आसान है। इसको मैं लिखूंगा तो मेरे पास आएगा 9 क्यू की शक्ति 2 जमा में 1, 2 की गुना 3 से करेंगे 6 और साथ में क्यू, तो मैंने इसको लिख दिया 9 क्यू की शक्ति 2 जमा में 6 क्यू जमा 1। आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया, मैंने इसके बीच में से 3 को बाहर निकाल दिया। जब मैं 3 को बाहर निकाल लूंगा तो बीच में आएगा 3 क्यू की शक्ति 2 जमा का 2 क्यू जमा का 1, ऐसा बनेगा। अब दोबारा इसके ऊपर आ जाओ। अब हमने क्या कहा, क्यू का मान इसमें से कोई एक चीज है, कोई भी एक नंबर है। मान लो क्यू का जो मान है सबसे सिंपल 1 ले लेते हैं। अब मेरे को ये देखना है क्या ये धनात्मक पूर्णांक बनेगा। देख सकते हैं 3 क्यू की शक्ति 2 जमा में 2 क्यू, तो क्यू की जगह जब मैं 1 लगाऊंगा तो 3 गुना 1 की शक्ति 2, 2 गुना 1 3 जमा 2, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो 5 आएगा। और 5 तो बिल्कुल हंसता खेलता हुआ इसके बीच में बैठा है कि नहीं, इसके बीच में बैठा है, इसका लिए कोई ना कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो अब हमने इसको एक नाम देना है, और मैंने इसको नाम दे दिया किसका, 3m प्लस 1 का, ठीक है। अब आप लिख देना यहां पे जो m है वो किसके बराबर है, 3 क्यू की शक्ति 2 जमा में 2 क्यू, और लिख देना कोई नया धनात्मक पूर्णांक, है ना। ये वाली जो चीज है वो कोई ना कोई नया धनात्मक पूर्णांक होगा, कोई ना कोई नया धनात्मक पूर्णांक होगा। समझ में आ रहा है यहां तक? 3 क्यू जमा 1 की शक्ति 2 किया तो a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2 जमा में 2ab, इसको मैंने आगे करके लिख दिया। इन दोनों में से 3 को बाहर निकाल दिया, 3 क्यू की शक्ति 2 जमा का 2 क्यू। अगर q इनमें से कोई एक नंबर है तो पक्का है 3 क्यू की शक्ति 2 जमा 2 क्यू भी इनके बीच में से कोई ना कोई नंबर होगा, उसको मैंने m का नाम दे दिया, और m जो है कोई ना कोई नया धनात्मक पूर्णांक है। ये समझ में आ गया? चले आगे।
चलिए उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट। तीसरे वाला देखो, तीसरे वाले में क्या है, तीसरे वाले में है 3q + 2। तो हम इसको लिख लेंगे, तो a हमारे पास है 3q + 2, तो इसका वर्ग करेंगे तो a का वर्ग 3q + 2 का वर्ग, ऐसा बनेगा। तो a जमा b का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो, हम इसको लिखेंगे a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2 जमा में 2 गुना a गुना b, ऐसा बन जाएगा। बिल्कुल आसान है। हमने इसको लिखा 9q की शक्ति 2, इसको लिखेंगे 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो इसको लिखेंगे 12q आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं 9q की शक्ति 2 जमा का 12q, ये जो 4 है ना, 4, इस 4 को मैंने तोड़ के लिख दिया 3 जमा 1, इस 4 को मैंने तोड़ के लिख दिया 3 जमा 1, मैं लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखो, इन सारे में से ना 3 कॉमन आ रहा है, मैंने 3 को बाहर निकाल लिया, 9 में से 3 चला गया तो क्या आएगा, 3q की शक्ति 2। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ऐसे आसान है। 12 में से 3 को बाहर निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 4q आएगा। 3 में से 3 को बाहर निकालेंगे तो 1 आएगा और प्लस का 1 आएगा। ये दोबारा वैसी वैसी चीज बन गई। अब अपना जैसा ना पिछला किया था ना, वहां पे हमने q का मान लगाया था, अब इसमें भी q का मान कुछ भी लगा के देख लो, हमेशा एक पूर्णांक आएगा। तो आप इसकी जहां लिख देना, ये वाली चीज क्या है, m, तो हम इसको लिख सकते हैं जो a का वर्ग है वो 3m जमा 1 के बराबर है। m का मान है 3q का स्क्वायर जमा का 4q जमा 1, लिख देना नया धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, नया धनात्मक पूर्णांक। तो अब खुद देखो, जब हमने यहां पे a का वर्ग करा, जब हमने यहां पे a का वर्ग करा तो a का वर्ग कितना आ गया, a का वर्ग आया था 3m। जब हमने यहां a का वर्ग करा तो यहां a का वर्ग कितना आया, 3m जमा 1, और जब हमने यहां वर्ग करा तो भी क्या आया, 3m जमा 1। तो यही तो मतलब था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m आएगा या तो 3m + 1 के रूप का होगा। ठीक है जी, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। मैं रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले a कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, a को उससे भाग करना है जो m या q के साथ लिखा होता है। 3 से भाग करा तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा, कुछ ना कुछ शेषफल आएगा। शेषफल हमेशा भाजक से 1 कम होगा, तो 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। एक बार 0 लगाया, एक बार 1 लगाया, एक बार 2 लगाया। जब 0 लगाएंगे तो 3q आएगा, जब 1 लगाएंगे तो 3q + 1 आएगा, जब 2 लगाएंगे तो 3q + 2 आएगा। मैंने इसका वर्ग किया तो 9q की शक्ति 2 आ गया। इसमें से 3 को बाहर निकालूंगा, 3q की शक्ति 2 आएगा। q एक पूर्णांक है तो 3q की शक्ति 2 भी पूर्णांक होगा, उसको मैंने एक नया नाम दे दिया m का। तो a का वर्ग बराबर आ गया 3m के। ठीक है, अब यहां पे आ गई, जब हम इसका वर्ग करेंगे तो फिर इसमें से कॉमन निकाल लेंगे तो ये 3m + 1 आएगा। ऐसे यहां पे a जमा b का वर्ग करेंगे, 4 को तोड़ के लिखेंगे 3 जमा 1, इसमें से 3 को बाहर निकाल लेंगे तो ये दोबारा से 3m + 1 आएगा। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m आएगा या तो 3m + 1 आएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। घबराना नहीं है, 2-3 बार लिख के देखिए, बिल्कुल 100%। 2-3 बार के बाद ना आपको ऐसा लगेगा मजाक सा हो रहा है कुछ। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। आइए देखिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन को क्या कहता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। घन का मतलब क्या होता है, शक्ति 3। पिछली बार क्या था, वर्ग, उसका मतलब क्या था, शक्ति 2। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m जमा 1 या 9m जमा 8 के रूप का होगा, जहां पर m कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, पिछली बार हमने वर्ग करा था, इस बार हम लोगों को घन करना है। यह सवाल आपसे तब होगा अगर आपको यह सूत्र याद होगा, आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा था। a जमा b की शक्ति 3 बराबर होता है a की शक्ति 3 जमा b की शक्ति 3 जमा में 3ab, और उसकी ब्रैकेट में क्या आएगा, a + b। ठीक है, करना बिल्कुल वैसे ही है। चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल को कैसे करेंगे, आप लिखोगे माना a कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। हमने ऐसा मान लिया कि जो a है ना, a वो कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है तो भाग करना पड़ेगा। a को हमें भाग करना है। अब मैंने आपको बताया था भाग किसके कैसे करते हैं,
जो एम या क्यू के साथ लिखा होता है। एम के साथ 9 लिखा है, एम के साथ 9 लिखा है और यहां पे भी 9 लिखा है, इसका 9 से भाग करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने इसको 9 से भाग कर दिया तो ये बताओ शेषफल कहां तक जा सकता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई 9 आ जाएंगे और 9 के 9 का घन करना पड़ेगा। ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतना लंबा क्वेश्चन, सारा दिन इसी में बैठे रहेंगे, ऐसे थोड़ी करना है। फिर क्या करते हैं? अब एक चीज मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूं। एक ऐसा नंबर जो 9 से भाग होता है, पक्का है 3 से भी होगा। एक ऐसा नंबर जो 9 से भाग होता है वो पक्का है 3 से भी होगा। जैसे मान लो 3 का मैंने घन कर दिया, तो 3 का घन कितना है? 27 है। बताओ जो ये है, ये वाली चीज 9 से कटती है कि नहीं कटती? बिल्कुल कटती है। तो कोई भी 9 के पहाड़े का नंबर लेके देख लो, 3 से पक्का कटेगा। इसका मतलब कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए हम लोगों ने इस 9 की जगह पे 3 ले लिया। 3 लेने से फायदा क्या होगा? सिर्फ 3 केस बनेंगे, और अगर गलती से मैं 9 लिख लूं तो 8 केस वो बनेंगे और 1 0 वाला, टोटल मिला के 9 केस का घन करना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल हो जाएगा और टाइम भी लगेगा। उससे अच्छा पैसे करो, आसान है। जो नंबर 3 से भाग होता है पक्का है, सॉरी जो नंबर 9 से भाग होता है पक्का है, वो 3 से भी होगा। आगे कुछ नहीं है। देखो इसको हमने 3 से भाग करा तो कुछ ना कुछ भागफल और कुछ ना कुछ शेषफल आएगा। फिर आपको मालूम ही है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और जमा में क्या आएगा? शेषफल आएगा। इसमें भाज्य कौन है? ए, भाजक कौन है? 3, भागफल कौन है? Q, शेषफल कौन है? R। अब आप मुझे बताओ R का मान क्या क्या आ सकता है? ऑब्वियस सी बात है, 3 लिखा है तो R का मान 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। यहां पे 0 लगा दो। अगर R का मान 0 है तो A का मान आएगा 3Q जमा 0, तो कितना आएगा? 3Q। अगर R का मान 1 है तो A का मान लगा दो, क्या आएगा? 3Q जमा 1। और अगर R का मान 2 है तो A का मान आएगा 3Q जमा, इस R की जगह मान लगाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो अब हमें धनात्मक पूर्णांक तो मिल गए। एक धनात्मक पूर्णांक 3Q है, एक धनात्मक पूर्णांक 3Q जमा 1 है और एक धनात्मक पूर्णांक 3Q जमा 1 है। अब हमें क्या करना है? इनके घन करने हैं। तो सबसे पहले करते हैं A का वैल्यू, अगर 3Q है, मैंने A का घन करा तो इसका मतलब आ गया 3Q का क्यूब, ऐसा बनेगा। 3 को 3 बार गुना करेंगे तो आएगा 27Q की शक्ति 3, ऐसा बनेगा। इसमें से 9 को बाहर निकालेंगे तो बीच में आएगा 3Q की शक्ति 3, ऐसा बनेगा। अब हमने आपको समझाया था पिछले वाले में भी, इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज है। वही चीज क्या है? Q क्या है? 1 2 3 4, ये सारे धनात्मक पूर्णांक है। Q का मान इसमें से कोई भी एक लगा लो, जो आपका मन करता है। मान लो मैंने 3 लगा लिया, अब मेरे पास क्या लिखा है? 3Q की शक्ति 3, तो आप इसको लिखो 3Q की शक्ति 3, तो 3 गुना 3 की शक्ति 3, तो 3 गुना 27, इसको गुना करूंगा तो 81, इसके बीच में बैठा होगा पक्का है, तो कोई ना कोई धनात्मक पूर्णांक होगा। और अगर कोई ना कोई धनात्मक पूर्णांक है तो इसकी जहां पे मैं क्या लगा दूंगा? इसकी जहां पे मैं m लगा दूंगा, m, और यहां लिख देना m बराबर है 3Q की शक्ति 3 नया धनात्मक पूर्णांक, नया धनात्मक पूर्णांक है ना, ये कोई नया धनात्मक पूर्णांक। इस साल पहला तो आगे की, जब मैंने इसका घन करा तो 9m आना चाहिए, m जो है वो नया धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिखा है a बराबर है 3Q जमा 1। अब मुझे इसका घन करना है, तो जब मैं इसका घन करूंगा तो क्या आएगा? a का घन 3Q जमा 1 की शक्ति 3। ठीक है, अब इसके बीच में ये वाला सूत्र लगाएंगे, a की शक्ति 3 जमा b की शक्ति 3 जमा में 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, तो लगाइए। तो a की शक्ति 3 ये बराबर आएगा 3Q की शक्ति 3, 1 की शक्ति 3 गुना 3Q गुना 1 और ब्रैकेट में आएगा 3Q जमा 1। इसको मैं लिखूंगा तो आएगा 27Q की शक्ति 3, इसको मैं लिखूंगा 1, इसकी गुना करेंगे तो क्या आएगा? 9Q और उसकी ब्रैकेट में क्या आएगा? 3Q जमा 1, ऐसा बनेगा। चलिए 27Q की शक्ति 3 जमा 1, इसकी गुना इससे करेंगे तो 9 तिया 27Q की शक्ति 2। ठीक है,
9 क्यू को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 9 क्यू आएगा। अब क्यू वाले सारे इकट्ठे लिख लो एक बार, 27 क्यू की शक्ति 3 जमा में 27 क्यू की शक्ति 2 जमा में 9 क्यू और जमा में 1 बनेगा। अरे आसान है भाई, नहीं तो खुला। इस सारे में से आप बाहर निकाल लो 9 को। जब आप 9 को बाहर निकालोगे तो बीच में आएगा 3 क्यू की शक्ति 3 क्यू की शक्ति 2 जमा में क्यू जमा में 1। तो ऑब्वियस सी बात है, ये नई चीज आ गई दोबारा। आप इसको क्या बोलोगे, ये क्या है, ये हमारे पास m के बराबर है ना। तो आप लिख देना m का मान कितना है, m का मान है 3 क्यू की शक्ति 3 क्यू की शक्ति 2 जमा में क्यू। लिख देना नया धनात्मक पूर्णांक। ये जो है ना, ये भी कोई ना कोई नया धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है ना। जो ये वाली चीज होगी ये भी कोई ना कोई नया धनात्मक पूर्णांक होगी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। देख लो दोबारा से, a की शक्ति 3 जमा b की शक्ति 3, इन सारे में से 9 को बाहर निकाल लिया। यहां 3 क्यू की शक्ति 3 रह गया, यहां 3 क्यू की शक्ति 2 रह गया, यहां 3 क्यू। आप इसके बीच में से मान लगा के देखो, बिल्कुल सेम टू सेम इसके जैसा आएगा, ठीक है। चले आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है a बराबर है 3 क्यू जमा 2। अब इसकी शक्ति 3 करनी है, तो जब हम लोग इसकी शक्ति 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 क्यू जमा 2 की शक्ति 3। बिल्कुल सेम यही खोलना पड़ेगा। तो वो लोग क्या लिखोगे, 3 क्यू की शक्ति 3 2 की शक्ति 3 गुना 3 क्यू गुना 2, और इसको लिखेंगे तो 3 क्यू जमा 2 ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखो, क्या बनेगा, a की शक्ति 3 को लिखेंगे तो आएगा 27 क्यू की शक्ति 3। इसको मैं लिखूंगा 8, इसकी गुना करूंगा 3 दूनी 6 6 18 क्यू 3 क्यू जमा 2, ठीक है। तो जब हम इसकी गुना करते हैं तो गुना करके क्या आएगा बोलो, a की शक्ति 3 27 क्यू की शक्ति 3 जमा में 8, इसकी गुना इससे करेंगे 18 3 54 क्यू की शक्ति 2। 18 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 36 क्यू, ऐसा बन जाएगा। तो क्यू वाले सारे इकट्ठे कर लो तो हमारे पास आएगा 27 क्यू की शक्ति 3 54 क्यू की शक्ति 2 36 क्यू जमा में 8, ऐसा बनेगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। यहां से आप फिर से 9 कॉमन निकाल लो। तो जब आप 9 कॉमन निकाल लोगे तो बीच में क्या आएगा, 9 तिया 27 3 क्यू की शक्ति 3। यहां से जाएगा तो क्या लिखोगे, 6 क्यू की शक्ति 2, और यहां से लिखेंगे तो क्या आएगा 4 क्यू जमा में 8। फिर आपको दोबारा से पता है, इसको नाम देंगे किसका, m का। तो a की शक्ति 3 बराबर है 9m जमा में क्या आएगा, 9m जमा में क्या आएगा 8, ठीक है। 9m जमा में 8, और यहां पे लिख देना m का मान किसके बराबर है, 3 क्यू की शक्ति 3 6 क्यू की शक्ति 2, और जमा में क्या आएगा 4 क्यू। ये भी कोई ना कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो आप वेरीफाई करना चाहते हो तो वेरीफाई कर सकते हो, क्यू का कोई भी मान लेकर अगर रख देना, जब इसमें लगाओगे तो हमेशा कोई ना कोई धनात्मक पूर्णांक ही आएगा, ठीक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह था, जब हमने इसका घन किया तो हमारा आंसर 9m आया, जब इसका घन किया तो आंसर 9m जमा 1 आया, और जब इसका घन किया तो आंसर 9m जमा 8 है। तो कहने का मतलब है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है, या तो वो 9m आएगा, या तो वो 9m जमा 1 आएगा, और या फिर वो जो है वो क्या आएगा, 9m जमा 8 आएगा, ठीक है। शुरू में आपको थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा ये वाली चीज, लेकिन करना तो पड़ेगा, चाहे कैसे मर्जी करो, ठीक है। और जो अच्छे बच्चे हैं उनको तो जरूर करना ही करना है, आपके बहुत काम। अरे भाई मतलब क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, ये फॉर्मूला है, कॉमन निकाल के उसकी जगह पे m लिख देते हैं। m कोई ना कोई धनात्मक पूर्णांक है, घबराइए नहीं, 1-2 बार इसको कॉपी में लिख के देखिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में कोई भी नई चीज हम लोग करते हैं तो उसमें समय लगता है, मुश्किल लगती है ना। जब आपको शुरू में जमा घटा वाले सवाल सिखाए थे तो आपको मुश्किल लगते थे। आज अगर मैं आपको कह दूं कि 26 में 24 ऐड करके देखो, फटाफट कहेंगे सर ये क्या है, 26 में 24 ऐड करें तो 50 आ जाता है। तो किसी भी नई चीज को सीखना हो तो समय लगता है, थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आप इसको लिख के देखें, समझ में आएगा, ठीक है जी। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको अपनी फेयर कॉपी में करने हैं, समझने हैं। कल आपके साथ मुलाकात होगी एक्सरसाइज नंबर 1.2 के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके।
इंग्लिश मीडियम वाले कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कीजिए, वहां प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।